दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड वन दरों के मॉडल पेपर 15 की, और इससे रिलेटेड बाकी के मॉडल पेपर भी हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप चाहें तो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, पूछा गया है। तो किस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्री विभाजन में होता है क्रॉसिंग ओवर, और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसमें गुणसूत्रों का पुनर्संयोजन तथा पुनर्वितरण होता है, जिससे कि एक नया जीन संचय उत्पन्न होता है, और उसके बाद हो जाता है इसका क्रॉसिंग ओवर। तो फिर से रिपीट करते हैं कि इसमें गुणसूत्रों का पुनर्संयोजन होता है और पुनर्वितरण होता है, जिससे कि एक नया जीन संचय उत्पन्न होता है, और उसके बाद हो जाता है इसका क्रॉसिंग ओवर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जीवन का भौतिक आधार क्या है, पूछा गया है। तो जीवन का भौतिक आधार होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार, और प्रोटोप्लाज्म को हम हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। और 1963 में सबसे पहले हैक्सले ने बोला था प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार। और प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव होता यह है कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो संपूर्ण पदार्थ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। और ये बना होता है जल, कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस अणुओं से। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोप्लाज्म है जीवन का भौतिक आधार। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बीजोड़ रोग यानी कि सीड बॉर्न डिजीज नहीं है। तो सीड बॉर्न डिजीज यानी कि बीजोड़ रोग नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलू का मोजेक रोग जो होता है वो सीड बॉर्न डिजीज नहीं होता है। और बाकी के 3 जो होते हैं वो होते हैं सीड बॉर्न डिजीज। और सीड बॉर्न डिजीज यानी कि बीजोड़ रोग होते वो हैं जो फसलों में पादप रोगों द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि पादप द्वारा फसलों में जो रोग पैदा होगा उसको हम बोलेंगे सीड बॉर्न डिजीज। और जो आलू का मोजेक रोग है ये होता है वायरस के कारण। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है आलू का मोजेक रोग सीड बॉर्न डिजीज। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉकचीनियल कीटों को किस खरपतवार के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। तो कॉकचीनियल कीटों को किस खरपतवार के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेंसिया। ओपेंसिया यानी कि नागफनी के पौधों के खरपतवार के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है कॉकचीनियल कीट यानी कि कॉकचीनियल कीड़ों का। ये एक तरीके के कीड़े होते हैं, इनका कई तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि शराब, शैम्पू, मिठाई आदि में रंगों के रूप में इनका प्रयोग होता है, रंग बनाने में, या फिर टेस्ट से रिलेटेड चीज़ बनाने में कॉकचीनियल कीड़ों का प्रयोग होता है। इनको पकड़ा जाता है, मार के सुखाया जाता है, फिर उसके बाद इनका यूज़ हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेंसिया, नागफनी में यूज़ होता है इनका। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी है, पूछा गया है। तो मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपी। कपी जो होता है मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी होता है। और कपी के अंदर आते हैं 2 तरीके के कपी, एक होते हैं हीन कपी और एक होते हैं महाकपी। हीन कपी के अंदर आते हैं गिबन, श्यामंग जैसे बंदर, और महाकपी के अंदर आते हैं चिंपैंजी, गुरिला और मनुष्य। तो तो कपी के अंदर भी महाकपी जो है वो मनुष्य का सबसे निकटतम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपी। मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी है कपी, और कपी के अंदर भी है महाकपी। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि बीमारी के बाद शरीर में पैदा होने वाले प्रतिरक्षण क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर कहलाती है, क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। तो बीमारी के बाद शरीर में पैदा होने वाले प्रतिरक्षण क्षमता क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय प्रतिरक्षण। सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाती है बीमारी के बाद होने वाली प्रतिरक्षण क्षमता, यानी कि बीमार होने के बाद शरीर को बचाया जाता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षण में होता है कि टीके इसमें लगाए जाते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं, जो बच्चों को लगते हैं, छोटी उम्र में लगते हैं, वो हाथ में या बॉडी के कहीं भी लगते हैं, वो ज़िंदगी भर उस टीके का जो निशान है यानी कि सुई का जो निशान होता है उसके आसपास कुछ निशान टाइप का बन जाता है जो ज़िंदगी भर रह जाता है परमानेंट। तो उसी को बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षण। और उस टीके में यूज़ होता है जीवाणुओं का, उसमें रोगजनक जीवाणु होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं टीके के माध्यम से,
जिसके बाद 1-2 दिन तक बुखार आता है, लेकिन फिर उसके बाद वो जीवाणु जो है शरीर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और रोग से लड़ते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय प्रतिरक्षण। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जो इसकी वोकेबुलरी है यानी कि शब्दावली सक्रिय प्रतिरक्षण, ये थोड़ा आउट ऑफ द माइंड हो जाती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शहद की अत्यधिक प्रतिशतता होती है, तो शहद में अत्यधिक प्रतिशतता होती है, तो शहद में किसकी प्रतिशतता सबसे ज़्यादा होती है ये पूछा गया है ऑप्शन के हिसाब से। तो शहद में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। शहद में ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा प्रतिशतता होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होने वाला निकोटीन है एक, तो तंबाकू की पत्ती से प्राप्त होने वाला निकोटीन है एक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्कलाइड। ये एक तरीके का एल्कलाइड होता है जो तंबाकू की पत्ती से निकोटीन पाया जाता है उसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एल्कलाइड। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल रुधिर अणुओं यानी कि आरबीसी की संख्या में अनियमित वृद्धि कहलाती है। तो यानी कि लाल रुधिर अणुओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या में अनियमित वृद्धि कहलाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीसाल्थीमिया। पॉलीसाल्थीमिया कहलाती है रेड ब्लड सेल्स के अणुओं की अत्यधिक वृद्धि, अनियमित वृद्धि। तो इसमें होता यह है पॉलीसाल्थीमिया में, इसमें जो है खून जो है वो गाढ़ा होने लगता है और उसके बाद रक्त कैंसर का यानी कि ब्लड कैंसर का खतरा बढ़ जाता है शरीर में, तो ये होता है पॉलीसाल्थीमिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि दूध का स्कंदन होता है, तो दूध का स्कंदन किससे होता है ये पूछा गया है। तो दूध में पाया जाता है कैसीन, लेकिन दूध का स्कंदन कैसीन से नहीं होता है, दूध का स्कंदन होता है रेनिन द्वारा। रेनिन ये करता है कि रेनिन जो है कैसीन का जल अपघटन कर देता है और उसके बाद दूध का हो जाता है स्कंदन। तो कैसीन से नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसीन से नहीं होता है, ये होता है रेनिन से। रेनिन जो करता है वो दूध के अंदर कैसीन को जल अपघटन कर देता है, उसके बाद हो जाता है दूध का स्कंदन और बन जाता है दूध से दही और पनीर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि NH4Cl का जलीय विलयन है, तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय। ये अम्लीय प्रकृति का होता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसके समान कार्य करता है पूछा गया है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र तो होता है पहले H2O2, और अब बात करते हैं कि ये किसके समान कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार काम करता है, यानी कि विरंजक पदार्थ के रूप में भी ये काम करेगा, अपचायक पदार्थ के रूप में भी काम करेगा और ऑक्सीकरण पदार्थ के रूप में भी काम करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार से ये काम करेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार क्या है ये बताना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 49 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4 होता है इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है पूछा गया है। तो किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, उससे बहुत सारी अलग अलग गैसों के कारण भी होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मौजूद है और इसका CO2 इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किसने की ये पूछा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
मोजले ने की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था, और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या होती है 118। 118 होती है तत्वों की संख्या, और इसकी व्यवस्था की मोजले ने। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अवसीय अम्लों के सोडियम लवण हैं, तो अवसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या है ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबुन। अवसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धातु कर्म। इसको बोलते हैं धातु कर्म। और धातु कर्म में होता यह है कि इसमें अयस्कों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धातु कर्म। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि मेसान कणों की खोज किसने की। तो मेसान कणों की खोज किसने की, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच यूकाव। एच यूकाव ने की मेसान कणों की खोज, और एच यूकाव को फिर बाद में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। और मेसान कण जो होते हैं, ये मेसान कण प्रोटॉन को बांधने का काम करते हैं, यानी कि जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसको बांधने का काम करते हैं मेसान कण, और इसकी खोज की थी एच यूकाव ने, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तब क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तब होता यह है कि इसकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। रॉकेट किस सिद्धांत के संरक्षण पर कार्य करता है पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपने इंटर में देखा होगा, यानी कि 12th में। तो रॉकेट किस सिद्धांत के संरक्षण पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण होगा। तो रेडियो एक्टिव तत्वों द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। तो धनावेशित कण जो होता है वो होता है अल्फा कण, और अल्फा कण की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और बात करें अगर रेडियो एक्टिव तत्वों की, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकुरेल ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण होता है धनावेशित कण। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है पूछा गया है। तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है सीधा, ऑप्शन नंबर ए। पार्थिव दूरदर्शी मतलब दूर की वस्तु को देखने में प्रयोग होता है। ये चाहते तो यहाँ पे इसको टेलीस्कोप भी लिख देते, यानी कि या फिर केवल दूरदर्शी भी लिख देते, लेकिन इन्होंने यूज़ किया है पार्थिव दूरदर्शी शब्द। और इसी तरीके के शब्दों को यूज़ किया जाता है एग्जाम में, जो कर देते हैं हमें कंफ्यूज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 है, टार्च के सेलों में टर्मिनल बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं ये बताना है। तो टार्च के सेलों के टर्मिनल, यानी कि जो आखिरी पॉइंट होते हैं उनके प्लस और माइनस के जो पॉइंटों में जो मेटल लगा होता है वो किसका बना होता है ये पूछा गया है। तो ये बना होता है जिंक और कॉपर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया है कि सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। तो टार्च में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार दर्पण। सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परवलयाकार इसमें दर्पण यूज होता है। और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि अवतल दर्पण में इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कार की जो हेडलाइट होती है उसमें यूज होता है अवतल दर्पण का। और उसी के हिसाब से कुछ लोग सोच लेते हैं कि कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है तो सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग ही होगा। तो ऐसा नहीं है, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, सर्च लाइट में प्रयोग होता है परवलयाकार दर्पण का। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है किसकी, ये पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहे की। इसको नर्म लोहा बोलें या कच्चा लोहा बोलें, बात एक ही है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है नर्म लोहे की, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण विक्षेपण किस पर निर्भर करता है, पूछा गया है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण विक्षेपण निर्भर करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण पर। आपतन कोण पर निर्भर करता है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्ण विक्षेपण। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण कौन सा है ये बताना है, और अस्थायी कण होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है अस्थायी कण, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि कोई आवेश नहीं होने के कारण ये होता है अस्थायी कण न्यूट्रॉन। तो याद रखना है, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, ये अनावेशित कण होता है, और इसी कारण होता है ये अस्थायी कण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। संचार उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, तो कहाँ स्थापित किए जाते हैं, किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो संचार उपग्रह पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। आयन मंडल में स्थापित किया जाता है संचार उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट्स को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।